हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज डेट 20 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए अनुशंसित किया गया है? 6, 7, 8 या 9 आपके ऑप्शन हैं। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 8। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के 8 समुद्र तटों की सिफारिश की है, जिसे आप नोट डाउन करेंगे। ये 8 समुद्र तट गुजरात में, दमन एवं द्वीप, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर घोषणा किए गए हैं इनकी। ठीक है, 1986 से 100 देशों में सितंबर के तीसरे शनिवार को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत ने अपने एक तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत अपना स्वयं का इको लेवल यानी कि BEAMS बीच का वातावरण और सौंदर्य शास्त्र प्रबंधन सेवाएं लॉन्च किया है। ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को दिया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा इसमें प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। समर्थ योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? श्रम मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? आपका राइट ऑप्शन है इसमें देखिए कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए, भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल श्रृंखला में 10 लाख युवाओं के कौशल विकास को लक्षित करता है। भारत सरकार ने 1300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ में समर्थ योजना को मंजूरी दी थी। समर्थ योजना के तहत 18 राज्य सरकारों को पारंपरिक एवं संगठित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 3.6 लाख लाभार्थियों का प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वतः मार्ग से कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? 57%, 66%, 74% या 81%? ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें 74% यानी कि 74%। देखिए, सरकार ने रक्षा मार्ग में स्वतः मार्ग से यानी कि ऑटोमेटेड रूट से 74% यानी कि 74% FDI और सरकारी रूट से 74% से अधिक FDI की अनुमति दी है। देखिए, बात कर लेते हैं पहले FDI की। तो FDI दो तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक रूट से और सरकारी रूट से। अगर कैबिनेट की ओर से तय हो जाता है कि किसी सेक्टर में FDI की सीमा कितनी होगी तो विदेशी की कोई कंपनी सीधे भारत की किसी कंपनी या किसी सेक्टर में पैसे लगा देती है, इसे कहते हैं ऑटोमेटेड सेक्टर। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट रूट की, सरकारी रूट की। तो अगर कैबिनेट किसी सेक्टर में FDI की सीमा तय कर देती है और साथ में ये कहती है कि ये FDI ऑटोमेटिक रूट के जरिए नहीं आएगा, तो फिर इसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होती है। सरकार की मंजूरी का मतलब है कि जिस सेक्टर में सरकारी रूट के जरिए विदेश से पैसे आने हैं उस सेक्टर से जुड़े मंत्रालय से इसकी आपको पहले मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 74% से अधिक FDI को सरकारी माध्यम से अनुमति दी जाएगी यदि वह आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगा या अन्य कारणों से दर्ज किया जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार अधिसूचना के विभाग का कहना है कि FDI गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी पर निर्भर है और रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करेगा ये। ठीक है, 2018 में सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा में 49% FDI तक की अनुमति दे दी थी। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ में FDI की सीमा बढ़ाई है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को समर्थन देना है। वर्तमान में भारत अपने सैन्य उपकरणों का लगभग 72% आयात करता है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट डेट है आज की आपकी। अ बर्निंग किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, किरण देसाई या मेघा मजुमदार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें मेघा मजुमदार के द्वारा। देखिए, न्यायाधीशों ने नेशनल बुक ऑफ अवार्ड जो होता है 2020 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है और विजेताओं की घोषणा 18 नवंबर को की जाएगी। ठीक है, 10 पुस्तकें जिन्हें फिक्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है उनमें मेघा मजुमदार की अ बर्निंग, ब्रिटिश बेनेट द्वारा द वैनिशिंग हाफ, रॉन्डेल कैनान, रुमान आलम, डगलस स्टुअर्ट, क्रिस्टोफर बेहा, लिडा मेलेट, दिशा फिलाओ, वेनेसा वेल्केसा और चार्ल्स यू के द्वारा लिखित किताबें हैं ये। बात कर लेते हैं नेशनल बुक अवार्ड की। तो ये पुरस्कार जो है नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये प्रत्येक 5 श्रेणियों यानी कि फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ट्रांसलेशन और यंग लोगों के साहित्य में सालाना दिए जा रहे हैं। 1950 में ऐसे दिए जा रहे हैं। 1950 में प्रथम नेशनल बुक अवार्ड प्रदान किए गए थे। इतना भी आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। सिंधु नदी जल समझौता की कौन सी वर्षगांठ इस वर्ष मनाई जा रही है? 55वीं, 57वीं, 58वीं या 60वीं? आपका राइट ऑप्शन है इसमें
60वीं। देखिए 60th मनाई जा रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। 19 सितंबर 2020 को इसकी 60वीं वर्षगांठ है। ठीक है, संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों यानी कि ब्यास, रावी और सतलज के पानी पर नियंत्रण भारत को दिया गया था और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर नियंत्रण दिया गया था। भारत सिंधु नदी के कुल पानी का लगभग 16% का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि शेष पानी पर पाकिस्तान का नियंत्रण होता है। भारत ने पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए विभिन्न बांधों का निर्माण किया है, जैसे भाखड़ा बांध सतलज नदी पर, पोंग और पंडोह बांध ब्यास नदी पर, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। इसे आप याद भी रखेंगे और नोट भी करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपडेट है आज के आपके लिए, जम्मू कश्मीर शिकायत एवं निगरानी प्रणाली JKIG राम का शुभारंभ किसने किया है? सत्यपाल मलिक, मनोज सिन्हा, जुगल किशोर या लाल सिंह ने किया है। ठीक है, इसने किया है, आपका राइट ऑप्शन है मनोज सिन्हा ने किया है। देखिए मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने जनता के साथ एक इंटरफेस बनाने और केंद्र शासित प्रदेश में शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जम्मू कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी कि JKIGRAM का शुभारंभ किया है। इन प्रणाली को 3 जिलों यानी कि जम्मू, कश्मीर और रियासी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और इसे धीरे धीरे शेष जिलों में 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। यह 2018 में शुरू किए गए वर्तमान पोर्टल को बदलेगा। जिला कलेक्टर और उपायुक्त शिकायत प्राप्त करने, निपटाने और निगरानी करने के लिए प्राथमिक नोडल इसमें होंगे। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, कोसोवो के राष्ट्रपति ने हाल ही में किस राष्ट्र प्रमुख को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से नवाजा है? व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, शिंजो आबे या नरेंद्र मोदी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए कोसोवो के राष्ट्रपति हैं हाशिम थाची। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से नवाजा है। ट्रंप को कोसोवो की स्वतंत्रता में उनके असाधारण योगदान और क्षेत्र में शांति और सामंजस्य को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिका की पहल पर कोसोवो सर्बिया आर्थिक संबंधों को सामान्य करने पर सहमत हुए हैं। जो कोसोवो है वो यूरोप का एक देश है, इसे भी आप याद रखेंगे और नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या 19 सितंबर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 18 सितंबर को। देखिए विश्व बांस संगठन के द्वारा हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। यह बांस उद्योग के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसका 2020 का विषय है अब बांस या बैम्बू नाव। बांस को हरे सोने के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़े, भोजन, सड़क, मकान, सामान इत्यादि के लिए किया जाता है और यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है और नवीनीकरणीय है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत में बांस की स्थिति की। तो स्टेटमेंट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार चीन के बाद भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा कल्टीवेटर है। बांस की खेती और विपणन को बढ़ावा देने और किसान की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन भी शुरू किया गया था। 2017 में बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया था। वन सर्वेक्षण 2011 के अनुसार पूर्वी भारत में बांस की 50% से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में पाकिस्तान में किस क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी घोषणा की गई है? बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनवा या गिलगिट बाल्टिस्तान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान। देखिए पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान के दर्जे को बढ़ाकर के इसे पूर्ण प्रांत बनाने का एक फैसला किया है। 17 सितंबर 2020 को पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया है कि पाकिस्तान सरकार इस प्रकार की घोषणा हाल ही के दिनों में कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है। भारत ने कई अवसरों पर पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानूनी तौर पर संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अंग है और इस लिहाज से पाकिस्तान को इसकी स्थिति में बदलाव का कोई अधिकार नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात कर लेते हैं तो यह जम्मू कश्मीर के उत्तरी पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है और यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों अलग अलग इलाके हैं, जबकि भारत इन्हें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा मानता है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट डेट है आज की आपकी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के 2020 की युवा प्रणेताओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? अमित बर्मानी, केशव शांडिल्य, कौस्तुभ दास या उदित सिंघल? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उदित सिंघल को। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने उदित सिंघल को विश्व के 17 युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया है। 2 साल
पहले उदित ने घरेलू कांच के कचरे को निस्तारण करने के लिए लोगों की जागरूकता बढ़ाने की एक मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम को उन्होंने तेज़ी से आगे बढ़ाया और 65 लोगों की मदद से अब तक 8,000 बोतलों को वे 5 टन रेत में तब्दील कर चुके हैं। ग्लास टू स्टैंड नाम से संस्था बना करके उन्होंने दिल्ली में यह अभियान शुरू किया था। इसे भी आप याद रखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो कल आपको दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या 20 सितंबर? इसमें आपका राइट ऑप्शन था 18 सितंबर को। देखिए 15 नवंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान दिवस के रूप में, समान वेतन दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, जिसमें कि विश्व स्तर पर लिंग का अंतर 23% है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 यानी कि 39D में यह प्रावधान किया गया है कि पुरुषों व स्त्रियों का समान वेतन, कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज के लिए आपका प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को साइन किया है? अभिनेता अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, गोविंदा या शाहरुख खान आपके ऑप्शंस हैं। मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो जितना हो सके उतना डिटेल में इसे लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ एक बार आप डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।